ये सबसे ऊंचे वाले हिस्सा क्या है? हाँ, सारिपुत्र का स्तूप है। सारिपुत्र का स्तूप, सारिपुत्र का स्तूप। आज के बाद कभी नालंदा यूनिवर्सिटी जाइएगा तो अब अगला व्यक्ति को बता सकते हैं ना? ये देख रहा है विनोद, जो ऊंचा वाला जो है ना, वो सारिपुत्र का स्तूप है। क्या है? हाँ, सारिपुत्र का स्तूप है। अब सारिपुत्र कौन है उसको देखिए, ये है आपका सारिपुत्र। ये कौन है? हाँ, यही सारिपुत्र है। ये सारिपुत्र है साहब, ये सारिपुत्र है। अब सारिपुत्र का परिचय अगर लिया जाए तो बताया जाता है कि सारिपुत्र का जन्म हुआ था 586 और मौत हुआ था 484। तो सारिपुत्र का जन्म की अगर बात किया जाए तो इनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था 586 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 586 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था नालंदा के ही एक गांव है बड़गांव। बड़गांव का आप नाम सुने कि नहीं सुने हैं? नालंदा का ही एक गांव है, वो यूनिवर्सिटी के ही बगल में है। नालंदा के ही एक गांव है बड़गांव। तो सारिपुत्र का जन्म 586 में बड़गांव में हुआ था। और ये सारिपुत्र गौतम बुद्ध का शिष्य थे। ये क्या थे? हाँ, ये सारिपुत्र जो था वो गौतम, हेलो, तो उसको कोई कॉपी दे दो, चार्जर बिगाड़ देगी। हाँ, कोई कुछ दे दो ना उसको। हाँ, लाओ अपने वाला कॉपी दी पूरा कॉपी दी, पूरा नहीं फाड़ेगा। चलो दे दी, मिल गया, ठीक। अब उसको तुम देखते रहो, उसमें फोटो है, अब पढ़ते रहो तो देखिएगा। हाँ, तो सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? नालंदा में हुआ, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये समय राजगीर में बिताया करते थे। तो राजगीर में समय बिताने के कारण कुछ ऐसे भी बुक वाले हैं जो सारिपुत्र के बारे में बताया जाता है कि सारिपुत्र तो राजगीर के रहने वाले हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी वो इलाका सब आसपास में ही मिलता जुलता इलाका है, मिलता जुलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ है तो नालंदा के बड़गांव में हुआ है। फिर पूछा जाए कि सारिपुत्र अपना जीवन व्यतीत कहाँ किए? राजगीर में किए, क्योंकि गौतम बुद्ध को भी राजगीर में रहना सहना रहता था और ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। सारिपुत्र जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे और ये लंबे समय तक गौतम बुद्ध का सेवा किए। लेकिन आगे चलकर 484 ईसा पूर्व में सारिपुत्र का मौत हो जाता है। सारिपुत्र का क्या होता है? मौत हो जाता है। और जब सारिपुत्र का मौत हो जाता है, जब सारिपुत्र का मौत हो जाता है तो इनका अंतिम संस्कार नालंदा में ही होती है। इनका अंतिम संस्कार जो है ना वो कहाँ होता है? हाँ, नालंदा में ही होता है। और जहां पे इनका अंतिम संस्कार होता है उसी जगह पर आगे चलकर एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसका नाम रखा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो सारिपुत्र के समाधि स्थल पर नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, तो इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय में एक स्तूप बना दिया गया जिसे हम कहते हैं सारिपुत्र स्तूप। सारिपुत्र का स्तूप कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछा जाए कि जिस जगह पे नालंदा विश्वविद्यालय है उस जगह पे उससे पहले क्या था, तो गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का स्तूप था। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो ऊंचा वाला जो हिस्सा है वो क्या है? तो ये सारिपुत्र का स्तूप है, समझना, सारिपुत्र का स्तूप है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखिएगा। अब ये हो गया आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो आपके भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। शिक्षा का एक केंद्र नहीं था, शिक्षा का बहुत केंद्र था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी ही था जो ऐसी बात नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह और भी यूनिवर्सिटियां थी। जैसे अगर भारत में देखा जाए कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह और भी यूनिवर्सिटियां था, तो एक है साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय। एक क्या है? तक्षशिला। सबकी अपनी अपनी महिमा है, समझना। एक है तक्षशिला विश्वविद्यालय और सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन हाँ, नजदीक में नालंदा है तो नालंदा की बड़ाई हम लोग ज्यादा कर देते हैं। आप देखिए, एक हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। एक हो गया आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक हो गया उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कलर में कोई फुलट आ गया, अंधेरा ना हुआ है ना। एक हो गया आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय।
तो विश्वविद्यालय की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय ढेर सारा था। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये विश्व की पहली विश्वविद्यालय है। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो ये विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय है, विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में जीवक जैसे लोग पढ़ा, जीवक जो कि बताया जाता है कि हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के दरबारी वैद्य था। गौतम बुद्ध जब गिरकुट पहाड़ी पर से गिर गए थे तो उनकी सेवा के लिए जीवक को ही भेजा गया था। ये जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही छात्र था। जीवक जैसे बहुत से बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़कर अपनी जिंदगी संभाले। अब नालंदा, हाँ, लेकिन आज ये तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत नहीं पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान तो अब न बना है जी, वो अब न बना है। अगर हम पुरानी रिकॉर्ड से देखें तो तक्षशिला तो भारत में हो गया, लेकिन अभी की रिकॉर्ड से देखिएगा तब विश्व की पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन है कौन देश में? पाकिस्तान में। अब ये है नालंदा विश्वविद्यालय। अब हमसे कोई पूछे कि सर तक्षशिला विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय में क्या खासियत है, खासियत बताइए, कुछ अंतर क्या था? तो देखिए अंतर की बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आवासीय नहीं था साहब, लेकिन ये आवासीय था, आवासीय था, आवासीय था। मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहने के लिए विश्वविद्यालय में जगह नहीं था। जैसे अगर आप तक्षशिला विश्वविद्यालय में रह रहे हैं तो अगर आप तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कहाँ रहिएगा ना, वो आप सोचिए। यानी विश्वविद्यालय में रहने के लिए आवास तक्षशिला में, लेकिन अगर नालंदा में पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ आवास था, जिसको बौद्ध मठ कहा गया। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपको बिहार टाइप के मिलेगा, बौद्ध मठ को बिहार कहते हैं। अंदर जाइएगा तो एक बड़ा सा आंगन मिलेगा, बीच में कुआं मिलेगा, अब रूम बाई रूम मिलेगा। तो कौची आवासीय न है, आवासीय न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो एक आवासीय विश्वविद्यालय है। तो ये पूछा जाए कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो आवासीय विश्वविद्यालय है वो कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी साहब, 9 तल्ला जो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी। बहुत सारी लाखों में यहाँ किताब रखे गए थे, भले वो जल गया अलग बात है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय में एक और खासियत था, खासियत यह था, आइए खासियत के बारे में बताया हमें कौन? हेनसोंग बताया है। हम लोग की जानकारी मिली है हेनसोंग से। हेनसोंग कहा कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय में 100 बच्चा अपना आवेदन देता है कि हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो 100 बच्चा अगर आवेदन देता है ना तो 20 बच्चा के मतलब 20% का, यानी 20% का कॉलेज में पढ़ने की अनुमति मिलती थी, 80% बच्चा को नहीं मिलता था। यानी 100% बच्चा का अगर ये इच्छा है कि हम नालंदा, समझ में आ रहा है ना, 100% बच्चा का अगर ये इच्छा है कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े तो 80% बच्चा को जगह नहीं मिल पाता, 20% ही पढ़ पाता था। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय नहीं था कि मन में सोच लिए पढ़ लिए, नहीं, आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा देना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा क्या देना पड़ता था? प्रवेश परीक्षा देना पड़ता था। और वो प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन जो होता था, सबसे पहला सवाल तो आपको द्वारपाल भी पूछ देगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अंदर एंट्री मारिएगा ना तो वहां पे कोई द्वारपाल रहेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और वो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन पूछता था, जिसमें एक धार्मिक क्वेश्चन पूछता था, एक दर्शन पूछता था, यानी दर्शनिक क्वेश्चन पूछता था। ये जैसे आपका दिमाग का चेक करता था कि आपको धार्मिक रूप से कितना ज्ञान है और दर्शनिक रूप से कितना ज्ञान है। तो द्वारपाल तो आपसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा, धार्मिक और दर्शनिक। द्वारपाल तो पूछ दिया, वहां पास कर गए तो अंदर चल जाइए। इस बात की जानकारी में कौन दे रहा है? हेनसोंग दे रहा है। अंदर चल जाइए, अब अगर द्वारपाल ही फेल हो गए तो वहीं से वापस हो जाइए। फिर देखिए वैसा तो कुछ बात नहीं है, समझना, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा वो तो उनके मन पे है। जैसे जो इंटरव्यू जो होती है ना, इंटरव्यू एक इस तरह से होता है कि अगला व्यक्ति अगर इंटरव्यू ले रहा है तो वो किस तरह से पूछ रहा, अब किस तरह से बता रहे हैं, वो तो उसके मन पे है, समझना। तो द्वारपाल आकर क्वेश्चन पूछ दिया, जवाब दे दिए, अब गए अंदर गए तो आपका 2 एग्जाम होगा।
और दोनों एग्जाम में आपको पास करना पड़ेगा। अब पास करने के बाद आपको नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में 80% बच्चा छाड़ता था और 20% बच्चा को वो फिर रखता था। तो प्रवेश परीक्षा लेने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, वो है साहब नालंदा विश्वविद्यालय। तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय में क्या चीज हो रहा है जो अन्य विश्वविद्यालय से अलग दिखाई दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जो कि कहीं और नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का वो पहला विश्वविद्यालय था जो प्रवेश परीक्षा ले रहा था, जो पास होगा वहीं पढ़ेगा, फेल होने वाले को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक अपना तरीका था जो बेहतर था। आज की डेट में ये भारत की पहली विश्वविद्यालय है। ये भारत के बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य। और बिहार राज्य के कौन जिला में है? नालंदा जिला में है, ये आपके बगल में है ना। चलिए, अब एक हो गया साहब विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो है भागलपुर में है। वो गंगा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? हाँ, आइए गलती लिखा गया, ये हो गया साहब ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ना, ये बिहार शरीफ में है। कहाँ है? बिहार शरीफ। ये बिहार शरीफ है साहब। ये भारत के कुछ विश्वविद्यालय है जिसके बारे में आपको हम परिचय दे रहे हैं। ये है। अब देखिए, बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। ये हो गया आपका, समझ में आ रही है बातें? ये हो रही है, सेकंड चल रहा है उसमें रेड कलर में चल रहा है ना। ये हो गया, वो तो आपको परिचय दे दिया हम। अब ये हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अब हमसे सवाल कोई पूछे कि नालंदा का पहले अर्थ क्या होता है, पता है आप लोग को? हाँ, नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान की भूमि। अगर आप नालंदा जिला के रहने वाले हैं तो इस बात का आप शान रखिए कि नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान की भूमि। यहाँ ज्ञान देने वाली जब भूमि है साहब, ये चोर डाकू वाला भूमि नहीं है। अब नाम नहीं लेंगे, सारा समझ गए होंगे किधर कह रहे हैं जे, किधर कहा जे। ये लड़का बोल रहा है जहानाबाद, समझ ना। अगर कोई वीडियो देखिएगा तो हम ये दोस्त, इसका दोस्त हम नहीं है। वो लड़का अब खुद जहानाबाद के नहीं जी, अब वो लड़का खुद बोल रहा है कि जहानाबाद जिला जो है वो चोर डाकू का जिला है ना जी। हमको फंसा दे मुसीबत में। आप खुद ने बोले, हम नालंदा के बारे में बोले, नालंदा ज्ञान की भूमि है। जहानाबाद भी है तो वो ठीक ठाक है बेचारा, खराब थोड़े है ना। अब ध्यान देगा। लेकिन जानते हैं, एक दो को टीचर के देखे हैं, जहानाबाद के टीचर है जो कि एकदम भड़काऊ बयान देते रहता है, वीडियो बनाते रहता है। देखे हैं कि जहानाबाद की चौराहा, ये एकदम इस टाइप का वीडियो रहता है। उनको बोलना नहीं चाहिए, बोलने से लड़का बिगड़ेगा ना जी। ये ध्यान देगा। और नालंदी बिगड़ गया है। न सुधर गया जहानाबाद, पूरा जहानाबाद सुधर गया। चोरी डकैती सब, लूटपाट, ये सब खत्म। चोरी करता है लो, ज्यादा नालंदे में हो रहा है ना। ठीक है, देखो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है साहब। नालंदा यूनिवर्सिटी का अन्य नाम अगर पूछा जाए आपसे कि इसका अन्य नाम क्या होगा, इसका अन्य नाम होगा साहब ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। क्या होगा? हाँ, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो नालंदा जिला का अन्य नाम जो है वो क्या है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। फिर पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना में लंबा समय लगा। इसको हम शताब्दी में बताते हैं, 5वीं सदी में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 5वीं सदी में। हाँ, इसका जो स्थापना हुआ था वो 5वीं सदी में हुआ था। फिर इसका संस्थापक वंश है ना, इसका संस्थापक वंश कौन है? इसका संस्थापक वंश है साहब गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश है। गुप्त वंश ने इसका स्थापना किया था। अब इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाए, तो इसका संस्थापक हो गया कुमारगुप्त। कौन हो गया? कुमारगुप्त। हाँ, इसका जो संस्थापक जो था वो था साहब कुमारगुप्त। फिर कह रहा है यहाँ किस भाषा में पढ़ाई होती थी? यहाँ पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। अब किस धर्म की पढ़ाई होती थी?
देखो भैया, यहाँ बहुत से धर्मों की पढ़ाई होती थी, ऐसी बात नहीं है। बहुत से धर्मों की नहीं, बहुत से विषयों की पढ़ाई होती थी। आप यहाँ आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़ लीजिए, आप यहाँ योगा की पढ़ाई पढ़ लीजिए, आप यहाँ साइंस की पढ़ाई पढ़ लीजिए, वो जमाने के हिसाब से। लेकिन वो मुख्य पढ़ाई होता है, देखो मेन भी होता है। तो जो मुख्य पढ़ाई था ना, वो था बौद्ध धर्म का महायान शाखा। ज्यादातर के बच्चा इसी विषय का रहता था। तब मुख्य पढ़ाई क्या था? हाँ, बौद्ध धर्म का, हाँ, बौद्ध धर्म का महायान शाखा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का अन्य नाम क्या है, तो आपको बोलना ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसकी स्थापना किस सदी में हुआ? तो 5वीं सदी में। इसका संस्थापक कौन था? गुप्त वंश। इसका संस्थापक वंश कौन? हाँ, इसका संस्थापक वंश हो गया ना, संस्थापक वंश हो गया गुप्त वंश। इसका संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। यहाँ मुख्य रूप से पढ़ाई किस भाषा में होती थी? पाली। और किस धर्म की पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा। तो पढ़ाई बहुत सी चीजों को होता था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। अब सवाल यहाँ पे है कि सर आप यहाँ पे बोल दिए कि आवासीय विद्यालय था, आवासीय विश्वविद्यालय था, तो लोग यहाँ रहते होंगे, तो रहते होंगे तो यानी कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग पढ़ने आते होंगे। तो हाँ साहब, यहाँ भारत के भी लोग पढ़ते थे, भारत के अलावा नेपाल का पढ़ते थे, तिब्बत का पढ़ते थे, चाइना के लोग पढ़ते थे, आपका कोरिया के पढ़ते थे, जापान के पढ़ते थे, श्रीलंका से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे। अब सवाल है कि सर ठीक है, शुरुआत में तो कम आता होगा, बाद में बढ़ गया होगा। तो अगर शुरुआत में भी कम आता होगा, तो यहाँ पे जो टीचर रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? उसका खर्चा कौन देगा? तो उसके लिए गुप्त वंश के राजा ने 100 गांव दान में दे दिया था। 100 गांव, 100 गांव को, हाँ 100 गांव दान में दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी का भोजन चलाने के लिए। ये 100 गांव जो है ना, 100 गांव जो है ना, ये इसका भोजन चलाएगा। हाँ, 100 गांव को जिम्मेवारी मिला था, और 200 से अधिक परिवार को मुख्य रूप से जिम्मेवारी मिला था। ऐसे परिवार में ढेर हो जाएगा। 200 से अधिक परिवार को ये मतलब बड़ा जिम्मेवारी दिया गया था कि आप लोग ज्यादा जमीन वाला आदमी है, आप लोग होता ना है, बड़े आदमी हैं, आप लोग के पास जमीन ज्यादा है, तो आप लोग का जिम्मेवारी रहा इन लोगों को खिलाना पिलाना। तो नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण करने के लिए आसपास की 100 गांवों को यह जिम्मेदारी दे दिया गया था कि आप लोग को फसल उपजाना है, खेती करना है, और खेती का कुछ हिस्सा जो है ना, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए आपको देना है। ये हुआ। उसके बाद इतना ही नहीं, 200 ऐसे परिवार थे जिनको बड़ा जिम्मेदारी दिया गया था। सपोर्टिंग में बहुत सा है, इसका लिस्ट में नहीं नाम नहीं है, लेकिन 200 ऐसा परिवार था जिसको जिम्मेदारी दिया गया था कि कुछ दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये हो गया। अब सवाल है कि सर नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो एक पाल वंश आता है, पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश के राजा धर्मपाल था, ये सब था। एक पाल वंश आता है। पाल वंश के जब शासनकाल आया ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास सबसे अधिक हुआ, क्योंकि उस समय में विदेश से बहुत से बच्चे आ रहे थे। देवपाल भी बौद्ध मठ बनवा दिया था यहाँ बच्चों के लिए पढ़ने रहने के लिए। तो सबसे अधिक अगर नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास हुआ और चरम सीमा पर अगर आगे बढ़ा, विदेशी बच्चों को सबसे अधिक अगर एंट्री हुआ, तो वो हुआ पाल वंश के शासन काल में। पाल वंश के राजा भी जितना उसको अपनी तरफ से सेवा देने की बारी आई, वो अपने हिसाब से वो मेहनत किया, इस पर कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक तो बहुत है सर, नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत से शिक्षक थे। हाँ बात सही है, बहुत से शिक्षक थे, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक के नाम जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, ये हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षक, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक कौन था, है ना? तो इसका ट्रिक दे देते हैं हम, इसका एक ट्रिक दे देते हैं। देखिएगा, इसका ट्रिक है शिव धर्म ज्ञान है, या तो हो ही जाएगा शिव धर्म, हाँ ज्ञान है। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक कौन था? इसका ट्रिक है शिव धर्म ज्ञान है। तो ये हो गया शिव,
शीश हो गया शीलभद्र, शीश हो गया शीलभद्र। और ये हो गया बस हो गया बसु, बस हो गया वसुबंधु, वसुबंधु। और धर्म से हो गया धर्मपाल, धर्म से क्या हो गया, धर्मपाल हो गया। और ज्ञान से हो गया, ज्ञान से हो गया ज्ञानचंद्र, ज्ञानचंद्र। और ना से हो गया नागार्जुन, नागार्जुन का नाम सुना ना? हाँ, किसका दरबारी था ये? कनिष्क का ना। चलिए अब ध्यान देगा। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से शिक्षक थे? यहाँ शिक्षक जानते हैं हजारों में था, 2-2 हजार था। ये मेन आदमी का नाम लिखल है जो वहां फेमस हुआ शिक्षक में। तब हेन सॉन्ग का भी नाम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हेन सॉन्ग का भी नाम लिख सकते हैं शिक्षक में। तो नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक कौन कौन था? इसका ट्रिक क्या है? शिव धर्म ज्ञान है, शिव धर्म ज्ञान है। तो शीश हो गया आपका शीलभद्र, बास हो गया वसुबंधु, धर्म से हो गया धर्मपाल, ज्ञान से हो गया ज्ञानचंद्र, ना से हो गया नागार्जुन। अब देखिएगा, हेन सॉन्ग जब नालंदा यूनिवर्सिटी आया था ना, तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कुलपति था वो था शीलभद्र। वो कौन था? शीलभद्र था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति था। चलिए हम नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर आगे की बात किया जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम हेन सॉन्ग को एक बार देख लेते हैं। हेन सॉन्ग आखिर है कौन, जो देखिएगा। देखिए साहब, ये है आपका हेन सॉन्ग, ये हेन सॉन्ग है ना। अब हेन सॉन्ग की अगर बात किया जाए तो इसका जन्म कब हुआ था? हेन सॉन्ग का जन्म कब हुआ था? तो इनकी जन्म जो हुआ था ना वो 605 में हुआ था। ये हो गया आपका हेन सॉन्ग। ये क्या हो गया? हेन सॉन्ग। तो हेन सॉन्ग का जन्म हुआ था 605 ईस्वी सन में। कब हुआ था? 605 ईस्वी में। और ये किस देश के रहने वाला था? ये किस देश के रहने वाला था? तो ये चीन के रहने वाला था साहब, इंडिया के आदमी नहीं था। तो हेन सॉन्ग का जन्म 605 ईस्वी में चीन में हुआ था। और ये बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति उत्सुक थे, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये अपने देश में जितना भी किताबें पढ़ते थे उसमें पढ़ने के लिए ही मिलता था कि इनका जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म, उनका कर्म भूमि मरण भूमि, सब के जन्म भूमि तो नहीं है, जन्म भूमि तो नेपाल है, लेकिन कर्म भूमि मरण भूमि सब योगदान सब के सब कहाँ है? भारत में है। ये सोचे कि चलो भाई हमको इंडिया चलना बहुत जरूरी है। तो ये अपने मित्रों से बोले, जैसे कैसे होता है कि आप वहीं लोग का मन करता है कि जाएं, तो दोस्तों को बोलते ना कि चलो गए, तो बहुत से है जो तैयार होता है, बहुत से नहीं तैयार होता है। तो ये बहुत सा बोला ये हम सोच रहे हैं कि जहाँ हमारे गौतम बुद्ध है ना वहां जाए। तो कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन इनका 2 गो साथी तैयार हो गया। तो ये अपने ये 2 साथी हो गया, एगो ये हो गया, तो क्या गो हो गया? 3 गो ना हो गया जी, 3 गो ना हुए। तो चलिए अब देखिएगा, ये हेन सॉन्ग जो है वो अपने 2, हाँ एक हेन सॉन्ग और इनके 2 साथी हुआ ना, एक हेन सॉन्ग और इनका 2 साथी, यानी ये 3 व्यक्ति मिलकर 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी सन में चाइना से चल दिया, चीन से चल दिया। और ये पहाड़ पे चढ़ के आ रहा था, क्योंकि उसमें थोड़े कोई हवाई जहाज चलते थे कि उड़ के आ जाएगा। तो चीन और भारत के बीच में हिमालय है ना। तो ये पहाड़ों पर चढ़ के आ रहा था, तो पहाड़ पर चढ़ा, इसका 2 गो दोस्त बोला ना कि हमसे नहीं होगा जी, ये भगवान से, ये बाबा धाम वाला बात हो गया, नहीं समझे। ये 3 दोस्त मिलकर गया डाक बम, 2 गो रास्ते में हो गया बोल बम नहीं समझे, पार नहीं लगा, यही बात हुआ। अब 3 गो मिलकर यहाँ से निकला, 3 गो मिलकर निकला तो 2 गो रह गया रास्ते में, बोला हमसे नहीं होगा हम घूरते हैं। लेकिन हेन सॉन्ग मन में ठान लिया था कि हमको जाना है तो जाना है। और ये हेन सॉन्ग हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया, हिंदू कुश पर्वत को। हाँ, ये हेन सॉन्ग जो था वो किसको पार करके आया? हाँ, ये हेन सॉन्ग हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आ गया, भारत आया। और भारत आया ये 630 ईस्वी में, भारत आया 630 ईस्वी में, ईस्वी सन में। तो ये भारत में इनका प्रवेश हो गया, भारत आया 630 ईस्वी में। अब 630 ईस्वी में भारत आए
तो उस समय भारत का राजा था साहब हर्षवर्धन। भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन। तो कह रहा है किसके शासन काल में आए? अगर आयोग किए तो किनके शासन काल में आए? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए। हर्षवर्धन के शासन काल में आए। हर्षवर्धन से मिले भी थे। हर्षवर्धन को बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म के बारे में बताए भी थे। अभी हर्षवर्धन के शासन काल में आए भारत, हर्षवर्धन के शासन काल में आए। अब हर्षवर्धन के शासन काल में आए, फिर उसके बाद इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करना। उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करना। बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करना। तो भैया ये बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब निकलवे किए हैं तो ये हर्षवर्धन के पास रुकेंगे? ये तो आएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी ना, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। तो इनको कहना है कि जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी में गए थे ना तो हमको परीक्षा लिया गया था, अब परीक्षा में हम हो गए थे फेल। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लिया जाता था, इसका जानकारी कोई दिया है तो हेनसोंग दिया, और कोई नहीं दिया। ये बोले कि प्रवेश परीक्षा लिया जाता था, हम हो गए फेल। बाद में हमको पता चला कि 100 बच्चा में से 80 को फेल होता है, 20% पास होता है। फिर हम तैयारी करके गए। जब तैयारी करके गए तो द्वारपाल हमसे 2 क्वेश्चन पूछा। एक धर्म के बारे में पूछा, बोला काची का पढ़ाई करने आया? बोले बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन को पूछ दिया। उसके बाद जीवन के बारे में पूछ दिया, कहे कि जो दर्शन जो होता है सब जीवन से जुड़े पॉइंट होता है, जीवन के बारे में पूछ दिया। तो पहली बार तो फेल कर गया, लेकिन दूसरा बार पास कर गया। और जब दूसरा बार पास किया तो अंदर गया, तो फिर अंदर भी 2 टेस्ट हुआ, और उसने जब पास किया ना तब नालंदा यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ने की अनुमति मिली। तो हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को समझने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया, और लड़का पढ़ते पढ़ते इतना तेज हुआ हो गया साहब कि इनको टीचर बना दिया गया। तो ये हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी रह चुका है और शिक्षक भी रह चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हेनसोंग अपनी किताबों में लिखा है कि जब हम भारत आए थे ना तो भारत में वस्त्र उद्योग का जो मुख्य केंद्र था, वस्त्र उद्योग का जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा था। मथुरा मतलब ये इनको कहना है कि जब हम भारत आए थे तो भारत में वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा। तो हेनसोंग की भारत में प्रवेश के समय वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा। हेनसोंग ने लिखा था कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे, हेनसोंग ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, उस पीपल वृक्ष को संसांग ने कटवा दिया। किसने कटवा दिया है? संसांग ने कटवा दिया है। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ है? पीपल पेड़ के नीचे। और इस पेड़ को कटवाया कौन? संसांग, क्योंकि ये शैव धर्म को मानता था, ये धार्मिक मामला था, ये शैव धर्म को मानता था। तो संसांग कटवाया है, इस बात का चर्चा कौन किया है? इस बात की जानकारी कौन दिया है? हेनसोंग ने दिया है। देखिए हेनसोंग भारतीयों के बारे में बता दिया। हेनसोंग बोला कि भारत के जो लोग होते हैं ना वो गर्म मिजाज के होते हैं। पानी चाहिए? डिब्बा है कहाँ का? ला दीजिए। हेनसोंग ने बोला कि भारत के जो लोग होते हैं ना, ला दीजिए, कस लगा हुआ प्यास, ध्यान देगा। हेनसोंग ने बोला कि भारत के जो लोग होते हैं ना वो गर्म मिजाज के होते हैं, लेकिन ये बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो किसने कहा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार भी होते हैं? तो वो हेनसोंग ने कहा था। तो ये हेनसोंग भारतीयों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां दे रहा है। देखिए हेनसोंग जो है वो 600, ये जो हेनसोंग है वो 630 में आया और 645 में यहाँ से चला गया। 645 में चला गया, तो 630 में आया, 645 में गया। तब कितना साल भारत में रहा? 5 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष। 15 वर्ष रहा। कितना वर्ष भारत में रहा? 15 वर्ष। लेकिन जिसमें 5 वर्ष जो है ना वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा। बाकी 10 वर्ष जो है ना वो हर्षवर्धन के साथ समय बिताया। फिर कुछ में फेल हो गया तो उसका भी तैयारी किया, समझ ना। अरे इंडिया में आया तो 630 में आया ना, तो 630 में आया
तो हर्षवर्धन घूमते घामते पूरा दम आया, तो वहीं में 2 साल यहाँ लग गया। उसके बाद फिर फेल भी कर गया एक बार, तो फिर उसका भी फिर पुनः तैयारी किया। तो वो सब तो 15 में जुट जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जुटेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका तैयारी है 5 साल का, लेकिन भारत में रहा है 15 साल। कि जब ये साहब भारत से गए ना, तो 600 से अधिक किताब लेके गए थे। आया था पैदल, लेकिन गया था घोड़ा से, सब लाद के ले गया था किताब वगैरह, समझे यहाँ से। तो 600 से ज्यादा तो किताब लेके चला गया। देखिए हेनसोंग जो है ना, इसको बहुत से नाम है साहब, इसको जैसे प्रिंस ऑफ पिलग्रमस भी कहा जाता है, इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रमस कहा जाता है। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। इनको वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है, वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है, वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक मुनि। अब देखिए हेनसोंग का नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा योगदान था, उन्होंने एक अच्छा काम किया था, पढ़ा भी था पढ़ाया भी था। नालंदा के बारे में बहुत चीज बताया गया, बहुत चीज बताया। अब लोगों को ये लगा ना कि हेनसोंग का एक स्मारक बनना चाहिए, एक स्मारक बनना चाहिए। तो साहब हेनसोंग संग्रहालय बनाया गया, और ये है हेनसोंग संग्रहालय, समझना, हेनसोंग संग्रहालय, हेनसोंग संग्रहालय बनाया गया। और हेनसोंग संग्रहालय के बाहर आइए, यहाँ पे देखिएगा, ये कटा हुआ है फोटो में, तो यहाँ पे हेनसोंग की एक मूर्ति है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है हेनसोंग का संग्रहालय। इसे इसे महाविहार, नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। तो हेनसोंग का नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा योगदान था, बेहतर योगदान था। इसीलिए हेनसोंग का एक हेनसोंग के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया, जिसे हेनसोंग संग्रहालय भी कहा जाता है, या नाव नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। तो आप इसे हेनसोंग संग्रहालय भी कह सकते हैं, या तो नाव नालंदा महाविहार भी कह सकते हैं। देखिए इस नाव नालंदा महाविहार में हेनसोंग की जो मूर्ति जो थी ना, वो मूर्ति बनाया गया 2007 में। कब बनाया गया? 2007 में। और ये हेनसोंग संग्रहालय नालंदा में ही है। तो आप ये बताइए, अभी तो बोले थोड़ा देर पहले कि सर नालंदा यूनिवर्सिटी हम गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय घूमे हैं, यहाँ गए हैं, ये नालंदा में ही है? ये नालंदा में नहीं है, ये कहाँ है? ये नालंदे में ना है, तो नालंदा जिला, वो नालंदे में हप रहता है, समझ ना। हाँ नालंदे में आता है, वो बगले में है, यहाँ तो नहीं ना गए हैं। तो ये बस नालंदा के ही पास में है, थोड़ा सा आगे जाइएगा ना, जहाँ पे बस वगैरह रुकता है ना, जहाँ पे बस रुकता है, तो जहाँ पे बस रुकता है, तो वहां से इस तरह से रास्ता गया है, और वही 2 किलोमीटर अंदर जाइएगा ना, तो आपको नाम नालंदा महाविहार मिलेगा। तो नाम नालंदा महाविहार में इनका मूर्ति कब स्थापित किया गया था? 2007 में, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। चलिए अब आगे की बात करते हैं साहब। देखिए क्या है ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जब खुदाई हो रही थी, तो पहले देखिएगा यह खुदाई वाला सीन है। हाँ, नालंदा महाविहार के अवशेषों का खोज कौन किया? अवशेषों का मतलब पंडित जी पीजिए ना, तब बढ़िया से बैठो ना, तब बढ़िया से बैठो, उसमें सब शिकायत ना हो जाएगा, कुछ कहेगा कि सर के बच्चे ऐसे बैठती है, देखो तो बेइज्जती करवाएगी, है ना। बहुत देर से बैठी है, ध्यान देगा। इसके साथ जितना भी इतना देर में बात हुआ है ना, जो लड़की इसको देखे है ना, पूरा के चेहरा हुलिया के साथ सब न्यूज छप जाएगा, समझ ना। कौन लड़की थी, कैसे देखने में लगती थी, वो हमको देख के मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, सब हो जाएगा, समझ ना। अब ध्यान देगा, ये एक ही शर्त पे यहाँ आती है, अगर इसको लेकर आएंगे ना, एक ही शर्त पर, हमको देख के कोई हंसेगी ना, है ना। अब ध्यान देगा, लाइब्रेरी नहीं जाती है। हाँ अब ध्यान देगा, देखिएगा। हाँ बात है नालंदा महाविहार के अवशेषों का खोज। नालंदा महाविहार के अवशेषों का खोज कौन करवाया था? वो है साहब अलेक्जेंडर कनिंघम का, हम नाम सुने होंगे, है ना। जैसे ये हो गया
नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार, ये नालंदा की बात हो रहा है, महाविहार, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार की बात हो रही है, मतलब नालंदा की जब खुदाई हुआ, जैसे देखिए नालंदा की खुदाई का सीन है ना, ये खुदाई का सीन है, ये खुदाई का सीन, उससे पहले भी खुदाई हुआ था, ऐसा बात नहीं है, ये खुदाई का सीन है। तो खुदाई हुआ तो कुछ ना कुछ तो हम मिला होगा ना, बच्चा लोग पढ़ता था तो कुछ ना कुछ तो हम मिला होगा, तो कुछ ना कुछ मिला होगा। तो वो नालंदा महाविहार के जो अवशेष है, अवशेष समझते हैं ना, जो अवशेष है, इसका खोज कौन किया था, करवाया था, वो है साहब अल्लाह, वो आपका हो गया अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। वो कौन होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी भी थी, और लाइब्रेरी 9 तल्ला था, लाखों किताबें रखी गई थी। चलिए, ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की बात। चलिए इसकी विनाश की बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ, आपको बताया भी गया बहुत सी बुकों में, बहुत सी जगह पे कुछ लोग टीचर लोग भी बताए हैं। देखिएगा, आप सबको पता होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, ये सब जानता है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ है, एक बार नहीं हुआ साहब, 3 बार अटैक हुआ है। तो देखिएगा, देखिएगा ये जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। इस पर आक्रमण की बात करते हैं ना, अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कितने बार आक्रमण हुआ है, तो 3 बार हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ है। एक बार आक्रमण किया है हुनों ने, एक बार आक्रमण किया है हुनों ने, दूसरा बार आक्रमण किया है गौड़ शासक ने, गौड़ शासक ने, और तीसरा बार आक्रमण किया है बख्तियार खिलजी ने। तीसरा बार आक्रमण कौन किया है, बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी का तीसरा आक्रमण है। तो कभी पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कितने बार आक्रमण हुए हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय पर टोटल 3 बार आक्रमण हुआ है, 3 बार आक्रमण किया गया है। लेकिन हाँ, तीसरा आक्रमण विनाशक रहा, वो अलग बात है। अब 3 आक्रमण को समझने का प्रयास कीजिएगा, 3 आक्रमण को। देखिए हुनों का जो आक्रमण जो हुआ था ना, वो 5वीं सदी में हुआ था। यानी ये माना जा रहा है कि जिस समय कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया था, बस उसी सदी में आक्रमण हो गया था, हुनों ने आक्रमण किया था। अब सवाल है कि हुनों का आक्रमण करने का उद्देश्य कुछ उद्देश्य नहीं था, लूटना था, चोरी करना था, वो चोर टाइप का तो है था हुनों, समझना। तो हुनों ने नालंदा पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था, चोरी करना था। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना नहीं था, इसका ये उद्देश्य नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दे, बस वहां जाए और वो जो जहां कुछ रखल रहे, खाने पीने वाला कोई बढ़िया सामान रखा रहे, हाँ, लूट के लेकर भाग जाए। तो इन लोग आया, घोड़ा से आया साहब। पहले पहले के जो चोर होता था ना, आज की चोर की तरह नहीं होता साहब। आजकल बोलता, देखिएगा आजकल के लड़के बोलता है, नहीं देखते हैं, आजकल के लुटेरा चोर फेसबुक या चोर है, समझना, फेसबुक या चोर है। वो साहब वो फेसबुक पर ही आपको अपना परिचय देते रहेगा कि हम ये हैं, वो हैं, इस्लामपुर किंग हम देखते हैं, हाँ किंग, हाँ ये सही बोलिए, ये सबको पता, किंग ऑफ इस्लामपुर, किंग ऑफ इस्लामपुर। हाँ तो हाँ, हम एक लड़का था, समझे, लिखा, एक लड़का लिखा किंग ऑफ इस्लामपुर, हम उसको लिखे, मैं कमेंट में, जाने पहचाने लड़का था, कमेंट में लिखे कि किंग ऑफ इस्लामपुर मतलब इस्लामपुर का राजा है, बड़ा यश है। हम लोग 1 कट्ठा जमीन बिक रहा, खरीदोगे? अब इस्लामपुर के राजा है, 1 कट्ठा जमीन खरीद नहीं जब इस्लामपुर में, तो चुप हो गया। मैसेज नहीं उसे कुछ बोल दे रहा है, हमने रिप्लाई दो भाई, अब बेच रहा है, हम बेच, खरीदोगे? नहीं बोला। हम बताओ, तुमको इस्लामपुर में 1 कट्ठा जमीन खरीदने की औकात नहीं है और तुम लिखते हो किंग ऑफ इस्लामपुर। ये कैसा किंग जो कि सरकारी रोड पर खाली घूमेगा, है ना, बाइक लेके, वही किंग है। तो देखिएगा अभी के जो लड़के हैं साहब, वो कुछ भी नहीं है। एक जमाने में डाकू होता था, समझ ना, डकैती होती थी, दीने में घर लुटा गया, झूठ बोलते हैं, बड़का बड़का राइफल लेके आता था चोर। अब पूरा गांव वाला देख रहा है, पूरा गांव वाला देख रहा है कि हुआ है ना, दीने में चोरी, रात में हुआ था, पहले दिन में होता था। पूरा डकैत आया साहब, 100 को डकैत है, थाना पुलिस को करेगा, जितना पुलिस उससे ज्यादा हुआ है, हाँ, और उतना पहले रोड रहता नहीं था कि जल्दी पुलिस पहुंचेगा। तो साहब आया डकैत, लूट पाट के भाग गया। तो पहले डकैती होती थी, समझना, तो उसी टाइप का डकैत होता था। वो लोग हुन लोग
उन लोग घोड़ा से आता था, 200 घोड़ा साथ 300 घोड़ा है, आदम पूरा दल बल के साथ आया। अब कौची करेगा, अब यही 300 घोड़ा से आदमी आ जाएगा, सब अटक नहीं करेगा, वो खोल के लेके जाओ, अब कुछ करेगा नहीं करेगा। तो वही हुआ, अब हूनों ने आक्रमण किया, तो हूनों का आक्रमण करने का मकसद ये नहीं था कि एकदम तोड़ फोड़ मचा देना है, आग लगा देना, नहीं, वो पकड़ लिया जी, कितना पकड़े चेकअप किया, कुछ है सर सामान खाने पीने जो बहुमूल्य चीज लेकर भाग गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पहला आक्रमण हुआ था 5वीं सदी में, हूनों ने किया था, इसका एक ही उद्देश्य था, चोरी करना, ठीक है। दूसरा गौड़ शासक ने किया था, दूसरा कौन किया था, गौड़ शासक ने किया था। देखिए गौड़ शासक को आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, गौड़ शासक को जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, इसमें मामला ये बिगड़ा था ना कि उस समय शैव धर्म चल रहा था। देखिए उस समय शैव धर्म चल रहा था, शैव धर्म, और उसी समय बौद्ध धर्म चल रहा था, उसी समय बौद्ध धर्म चल रहा था। तो शैव धर्म वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बौद्ध धर्म के चलते शैव धर्म खतरे में है, क्योंकि जो संसांग नालंदा संसांग जो पेड़ कटवाया था ना, उसका भी मैटर वही था। तो हाँ, वो भी शैव धर्म को भक्त था। तो सबको यही लग रहा था ना कि शैव धर्म को लग रहा था ना कि बौद्ध धर्म से शैव धर्म को नुकसान है। तो इस शैव धर्म वाले जो था ना, वो बौद्ध धर्म को से झगड़ा कर लिया, और बौद्ध धर्म शैव धर्म वाले से झगड़ा कर लिया, दोनों में हो गया विवाद। तो गौड़ शासक जो था ना, वो शैव धर्म को मानता था। तो गौड़ शासक बोला कि अच्छा रुको, इसको बताते हैं। वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और थोड़ा सा तोड़फोड़ मचाया, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मात्रा मचाया, थोड़ा सा मचाया तोड़फोड़, मतलब जहां तहां इधर उधर देखा वहां तोड़फोड़ मचा दिया, लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है 1193 में आया, 1193 में, कहीं कहीं बुक में 1192 लिखता है ना, 1193 में आया, 1193 में आया। इसको आने का रीजन देखिए क्या है, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था, और मोहम्मद गौरी ने इसे बंगाल की तरफ भेजा था। ये लक्ष्मण सेन को मारते हुए ये लक्ष्मण सेन को मारते हुए बिहार में एंट्री किया। ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को मारते हुए ये बिहार में एंट्री किया। बिहार में एंट्री किया तो ये जब नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा तो इनको कुछ समझ में आया नहीं बढ़िया से, ये कुछ नहीं किया, सब आग लगा दिया। अब आग लगाने का पीछे का रीजन क्या है, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा ना, तो यहाँ का जो सिस्टम देखा, कहीं ना कहीं इस्लाम से अलग था, इस्लाम से अलग था। तो कहीं ना कहीं ये आदमी कंफ्यूज था, ये आदमी तो खुद आने पड़ा था। ये 200 घोड़ा लेकर आया था, 200 मतलब घोड़ा से आया था, मतलब कहने 200 घोड़ा पे आदमी था, 200 घोड़ा के साथ विश्वविद्यालय के अंदर घुस गया। इनको कुछ समझ में आया नहीं क्या है क्या नहीं, इतना बड़ा किला जिंदगी में कुछ देखा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। देखा साहब पूरा चंग भंगा गया। अब बोला कि आग लगा दो, हाँ वही बात है, आग लगा दो। अब वो आग लगा दिया। अब आग लगा दिया तो देखिए, अब कहने का मतलब वहां बहुत सी पुस्तकालय है, बहुत सी किताबें रखी हुई है। अब किताबें रखी हुई है तो उसको जलने में टाइम लग गया। अब आपको मन लगा कि सर किताब तो आधा घंटे में जल जाएगा सर, उसका किताब आपका वाला किताब नहीं था, उनका किताब जानते कौन था, उनका किताब भोजपत्र का ज्यादातर करता था। भोजपत्र नहीं देखे हैं, जैसे आपका किताब कागज तुरंत जल जाएगा, आपका किताब को जलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उनकी जो लाइब्रेरी में जो किताबें होती थी वो भोजपत्र की होती थी। आज भी जाइएगा तो संग्रहालय में रखा हुआ है। भोजपत्र को पेड़ के छाल के बनता है, समझ, पुराने जमाने में उसी पर लिखा जाता था। और वो भोजपत्र को जलाइएगा ना तो टाइम लगेगा जलने में, ये कागज जलने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा। वो लकड़ी नहीं रहता, धीरे धीरे जलता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें नमी की मात्रा रह जाएगा ना तो और टाइम लगेगा। वो यह कानून 6 महीना तक लग गया इसको जलने में। वहां आज भी जाइएगा तो उसका बहुत से पार्ट जला हुआ देखिएगा, ईंट वगैरह जला हुआ है। अब देखिएगा ये क्या किया कि वहां पे पंडित लोग भी रहता था, वो लोग भी अपने बौद्ध धर्म को मानता था, पंडित लोग भी रहता था। तो पंडित लोग की आदत क्या था कि वो लोग सर मुड़वा के रखते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि बख्तियार खिलजी जब अटैक किया तो देखा कि जो मतलब मुंडन वाला आदमी है ना, ऐसे ही बौद्ध धर्म में देखिएगा बहुत आदमी बाल नहीं रखता है, तो जो आदमी मुंडन करवाया हुआ था ना, सबकी हत्या कर दिया। इसमें पंडित भी मरा गया, वो भी मुंडन था, बौद्ध भिक्षु भी मरा गया, उनका भी सर पे बाल नहीं रहता है। तो ये बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया साहब, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। लेकिन ये इनका तीसरा आक्रमण था। अब सवाल है कि ये इनका जो आक्रमण था एक विनाशक आक्रमण था, बड़ा रूप में था, इसलिए ये ऐसा आक्रमण किए कि पूरा के पूरा यूनिवर्सिटी जल गया। चलिए अभी पूरा के पूरा यूनिवर्सिटी जला दिए। अब देखिए दुख की बात यह है कि भारत का कोई राजा नहीं आया दोबारा
जो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया? कोई नहीं था साहब। भारत में कोई ऐसा राजा आता जो जले हुए नालंदा विश्वविद्यालय को, विनाश हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का प्रयास करता, लेकिन भारत में कोई ऐसा राजा नहीं आया जो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया। और नहीं खड़ा करने से जो खंडहर था वही खंडहर बना रह गया। और लंबे वर्षों तक ये खंडहर एक इतिहास के रूप में देखने को मिला कि यहाँ का ये विश्वविद्यालय था। लेकिन आपके बिहार का एक व्यक्ति है, वो है नीतीश कुमार। उन्होंने उस चीज को समझे और वो फिर से एक नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। और वो आपके साहब, वो भी नालंदा जिला में ही। जगह ना मिलने के कारण एक खाली जगह स्पेस देखा गया और उस खाली स्पेस पर एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। फिर से आपके जिले में विदेश से लोग पढ़ने आएंगे और अभी वहां जाके पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास ओपन हो गया है, पता है ना।